हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर का पता लगाने के लिए एआई बेस्ड टूल पाइवेट विकसित किया है। एआई बेस्ड टूल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स। यह पाइवेट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह एआई आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। पाइवेट उन जीन्स की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, पारंपरिक तरीकों की बात करें तो आमतौर पर उन उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो जीन की पहचान करने के लिए एक ही प्रकार के कैंसर से कई नमूनों का निरीक्षण करके चालक जीन की भविष्यवाणी करते हैं जो विशेष प्रकार के कैंसर के लिए ट्यूमर की प्रगति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन विधियों में दुर्लभ चालक जीन की पहचान नहीं की जाती है। डब्ल्यूएचओ की माने तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होती हैं। डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। नवंबर 2017 से एनएचएसआरसीएल के साथ परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत रहे राजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रभारी भी होंगे। देखिए, और विस्तार से बात करें तो प्रसाद नवंबर 2017 से एनएचएसआरसीएल के साथ परियोजना निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। रेलवे ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री को भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त कर दिया था। इसके पहले निदेशक कौन थे? इससे पहले सतीश अग्निहोत्री थे जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। वह सरकार की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी भी थे। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को 3 महीने के लिए कार्यभार सौंपा गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अग्निहोत्री के खिलाफ कई आरोप हैं जिनमें आधिकारिक पद का दुरुपयोग और एक निजी कंपनी को अनधिकृत तरीके से धन देना शामिल है। आगे बात करते हैं हम। रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है। उनका पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह उसी संगठन के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उपाध्याय ने प्रतिष्ठित और स्थापित अंतरराष्ट्रीय फर्मों के साथ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और समझौता ज्ञापनों के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई प्रौद्योगिकियों को लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय उपमहाद्वीप में सिम्युलेटर के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपाध्याय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1991 में जीएसएल के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। जीएसएल में 30 से अधिक वर्षों के अपने लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है और जहाज निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग सेवाओं के हिस्से के रूप में उत्पादों के विविधीकरण, कॉर्पोरेट योजना, व्यवसाय विकास और बुनियादी ढांचे के विकास और जहाज की मरम्मत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करें हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1957 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गोवा में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
हमारा अगला न्यूज है, नोकिया ने हाल ही में आईआईएससी बेंगलुरु में नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है। इससे रोबोटिक्स और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों से जुड़े अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इस साझेदारी के तहत आईआईएससी बैंगलोर में एक रोबोटिक्स प्रयोगशाला की मेजबानी करेगा, जो प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क डिजाइन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई कहते हैं, उसके अनुप्रयोगों से संबंधित उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करेगी। आईआईएससी संकाय और अन्य संसाधनों सहित एल्गोरिदम, ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। नोकिया अगली पीढ़ी के नेटवर्क नवाचार में विशेषज्ञता साझा करेगा और रोबोट नेटवर्क कंट्रोलर और मानव रोबोट इंटरैक्शन में नोकिया बेल लैब्स की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एंड टू एंड यूज केस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के अनुसंधान और विकास में सहायता करेगा। इस साझेदारी में छात्र जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कीटनाशकों के साथ मानव संपर्क से बचने के लिए कृषि उद्यानों के दूरस्थ प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। वे उन ड्रोनों का भी पता लगाएंगे जो आपदा राहत के दौरान क्षतिग्रस्त क्षेत्रों तक जल्दी पहुंचकर पहले उत्तरदाताओं के जीवन को बचाने में मदद करने के लिए स्थिति जन्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए 5G सक्षम वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग करेंगे। इसके अलावा वे अनाज की आग की भविष्यवाणी जैसे अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन का भी पता लगाएंगे। अगली पीढ़ी की संचार तकनीक जैसे 5G और 6G भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगी। नोकिया जैसी विश्व स्तरीय कंपनी के साथ हमारा सहयोग समाज को उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए नई सीमाओं का पता लगाने के साथ साथ हमारे छात्रों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि वे आने वाले दशकों में प्रौद्योगिकी नेता बन सके। आगे देखते हैं हम, भारतीय इंटरनेट के जनक और विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम बीएसएनएल कहते हैं, उसके पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके बारे में बात करें तो बीएसएनएल के अध्यक्ष के रूप में उन्हें अनौपचारिक रूप से नौकरशाही बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता के लिए बुलडोजर के रूप में जाना जाता था। बीएसएनएल में शामिल होने से पहले उन्होंने लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उसके इनमारसैट के साथ काम किया। बीके सिंघल का जन्म हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कहां? तो अंबाला में। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद वे दिल्ली चले गए। सिंघल की सबसे बड़ी उपलब्धियां 1995 में इंटरनेट को भारत लाने में था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेट को भारत में लेकर आने की थी। और ये कब हुआ? 1995 में, जहां तब तक भारत इंटरनेट के मूल संस्करण का उपयोग कर रहा था, जिसे ERNET कहा जाता था, अर्नेट, जो शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित था। एक पुस्तक भी है जो श्री सिंघल द्वारा और उनके मित्र संदीपन देव के द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम है टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये था पुस्तक का नाम, टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसे लिखा था बीके सिंघल और उनके मित्र संदीपन देव ने। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अभी अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में बात करें तो वह अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज्य के प्रमुखों में से एक थे, जिन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 4 दशकों तक
शासन किया था। अब बात करें हम अंगोला की, तो ये अफ्रीका के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। ये जो रेड कलर पे आप देख रहे हैं, ये है आपका अंगोला। अब बात करते हैं कि इसके साथ और कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। तो मैप में देखें, ये रहा आपका पहला, तो नॉर्थ में इसके साथ कॉन्गो डीआरसी है, जिसका बॉर्डर इसके साथ लग रहा है। फिर आता है जाम्बिया और उसके बाद नाम्बिया, नामीबिया। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो अंगोला के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और अंगोला के वेस्ट में आपका है साउथ अटलांटिक ओशियन। इसके कैपिटल की बात करें, तो इसका कैपिटल है रुवांडा। 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन-कौन से हैं वो? कॉन्गो डीआरसी, जाम्बिया और नामीबिया। होप सो आपको मैप इसका समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अभी हाल ही में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन कॉन्टेस्ट हुआ था। तो भारत की पल्लवी सिंह ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल्स में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। साउथ कोरिया के योसू शहर में 22 से 30 जून तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और बात करें पल्लवी सिंह की, तो वो कानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह ने इस जीत का श्रेय अपनी मां गीता सिंह को दिया है। पल्लवी ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि उनकी मां के द्वारा दिए गए मूल्यों को समाज में वो रखना चाहती हैं। और पल्लवी ने इस किताब को देश की महिलाओं को समर्पित किया और कहा कि वो जीत के जरिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जागरूकता लाना चाहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आज का हमारा आखिरी न्यूज है। चीन ने सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया है। विश्व शांति फोरम के भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत इस चर्चा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर दुनिया के लिए काफी योगदान दे सकते हैं। ब्रिक्स समूह एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह विश्व की जनसंख्या का 41%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 25% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 16% हिस्सा है। यदि ब्रिक्स देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो ब्रिक्स देश वैश्विक समृद्धि और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अब बात करें, आपने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसे भी ब्रिक्स ने ही बनाया है। भारत इस विकास बैंक के माध्यम से यूरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का सक्रिय समर्थन करता है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती व्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ये जो ब्रिक्स नाम है, ये अपने आप में ही अपने सारे मेंबर्स का व्याख्यान करता है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिसके बाद समूह का नाम ब्रिक्स पड़ गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के जो लेटर्स हैं, उसके क्रमानुसार में होती है। बात करेंगे भारत की अध्यक्षता की, तो भारत अध्यक्ष था 2021 के लिए। 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। तो आप बता सकते हैं कि 2022 में ये अध्यक्षता किसके पास है? आप देख रहे हैं, इंडिया के बाद क्रमानुसार में चाइना आता है। तो इंडिया के बाद अब जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, वो है चाइना। वहीं 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।